फेब्रवरी मंथ एंड हो गया, मार्च शुरू एंड अब मई 26 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं सीए इंटर का, अब लास्ट 2 महीने में कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरीके से पढ़ाई करें, उसके लिए बहुत दुविधा में है, बहुत चिंता में है। एक स्टूडेंट को जो अच्छी तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, रैंक स्कोर करना चाहता है, अच्छे मार्क्स से पास होना चाहता है, उसे लास्ट 2 महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए अविनाश संचेती, ऑल इंडिया रैंक 1, 3 एंड 5 एंड आज मैं बात करूंगा सीए इंटर में 26 एस्पिरेंट से। लास्ट 2 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं प्रिपरेशन में। क्यों क्रूशियल होते हैं? क्योंकि ये लास्ट 2 महीने इंप्रूवमेंट फेज होता है। आपने पहले 6 महीने 5 महीने क्लासेस कंप्लीट की अपनी, फिर आपने महीने 1.5 महीने 2 महीने प्रिपरेशन की जहां पर आप रिवीजन कर रहे थे पहली बार सब्जेक्ट का। अभी तक मेरे हिसाब से जो दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर में, उनका फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन हो जाना चाहिए, एक एंड सेकंड ग्रुप की रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए। जो सिर्फ एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया, उनकी क्लासेस वगैरह कंप्लीट हो गई हो, उन्होंने रिवीजन चालू कर दिया हो, यहां पर आप अभी होने चाहिए। सर अगर मैं ऐसा बच्चा हूं जिसकी अभी भी क्लासेस चल रही है, रिवीजन का अता पता नहीं है, तो मेरे बच्चे तेरे को पहले सोचना पड़ेगा मई 26 तेरे लिए है भी या नहीं। तो ये 2 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। इन 2 महीने में हम लोग पढ़ाई पर फोकस नहीं करते, इन 2 महीने में हम लोग फोकस करते हैं इंप्रूवमेंट पर। हमने क्लास कर ली, अंडरस्टैंडिंग ले ली, हमने एक सेल्फ स्टडी कर लिया, एप्लीकेशन सीख लिया। अब हमारा टाइम है इंप्रूवमेंट का, कवरेज का, जहां पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम लोग अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस करके उनको इंप्रूव करेंगे ताकि हम हर सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो आज हम यही समझेंगे कि लास्ट 2 महीने में क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। सबसे पहला डिसीजन जो अब सारे बच्चों को लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम फॉर्म की डेट भी आने वाली है। क्या लॉक कर देना चाहिए? सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप। आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए? जिनके दोनों ग्रुप बाकी है उनको अब फाइनलाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 महीने में आधी प्रिपरेशन इसकी, आधी प्रिपरेशन उसकी, उसके बाद दोनों ही ग्रुप अच्छे नहीं जाना। ये मैंने बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी है बच्चों के साथ। अगर आपको पता रहेगा आपको क्या करना है, तो आप सही तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। आप अपना टाइम अलॉटमेंट कर सकेंगे कि मेरे को किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। बट अगर अभी आप कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ग्रुप 1 के, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ग्रुप 2 के, कोई एक चैनलाइज्ड प्रिपरेशन नहीं है, तो लास्ट में जाके आप आपको पाओगे कि 2 सब्जेक्ट मैंने ग्रुप 1 के कर लिए, 2 सब्जेक्ट मैंने ग्रुप 2 के कर लिए, दोनों में एक एक सब्जेक्ट बचा है। अब ना ग्रुप 1 में पास हो पा रहा हूं, ना ग्रुप 2 में पास हो पा रहा हूं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन ले लेना कि मुझे मई में कौन सा एग्जाम देना है, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप। सर कैसे डिसाइड किया जाए कौन सा एग्जाम देना चाहिए? देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पर। अगर आपको लगता है कि आपने दोनों ग्रुप की क्लास की है, अच्छे से की है, और आपने सेल्फ स्टडी करते समय भी आपने एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया, दूसरा ग्रुप अभी आपका चालू है, तो आप दोनों ग्रुप का एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आपको लगता है क्लासेस बहुत लेट कंप्लीट हुई है, मैंने अभी तक एक ग्रुप का सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट नहीं किया है प्रॉपर रिवीजन, तो आपको फिर दोनों ग्रुप में जाने की जगह सिंगल ग्रुप का रास्ता अपनाना चाहिए। जिससे क्या हो, आप जो एग्जाम दे वो कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे पाए और आपके रिजल्ट सक्सेसफुल हो पाए। बच्चे क्या करते हैं, सर मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, ग्रुप 1 का 3 सब्जेक्ट कर लेता हूं, ग्रुप 2 का कॉस्ट एफएम कर लेता हूं, वहां पे मेरा एग्जामिशन आ जाएगा एंड मैं 5 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, फिर मैं सिर्फ एक ऑडिट देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इट इज नॉट दैट इजी। ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि एग्जामिशन आ जाएगा, एग्जामिशन लाना इंस्टीट्यूट के पेपर्स में, आईसीआई के पेपर्स में, इट्स नॉट दैट इजी। नहीं तो वो 60 मार्क्स में आपको पेपर एग्जाम्प्ट नहीं करते। 60 मार्क्स लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चैनलाइज प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कवरेज करना पड़ता है। अगर आप सोचेंगे आधा अधूरा प्रिपेयर करके आप 60 मार्क्स ले आएंगे, तो आप मिथ में हैं, अभी आपने इंस्टीट्यूट का शायद लेवल देखा नहीं है। कॉस्ट एफएमएसएम जैसे सब्जेक्ट भी अब पेपर इंस्टीट्यूट एक लेवल ऊपर बनाने लग गया है। जैसे ही इंस्टीट्यूट अपने पेपर को इंप्रूव करना शुरू करेगा, आपको दिख जाएगा कि यार अगर हम बिना पढ़े या हाफ प्रिपरेशन के साथ जाएंगे तो हम एग्जाम में टिक नहीं पाएंगे। एग्जाम में पहले ही आवर में हमको पता चल जाएगा कि मेरे को नेक्स्ट टाइम वापस बैठना पड़ेगा। तो मैं ये सब स्ट्रैटेजी को इंडोर्स नहीं करता। माई स्ट्रैटेजी इज आइदर आई गो फॉर ग्रुप 1 और सिंगल ग्रुप, और आई विल गो फॉर बोथ ग्रुप्स।
मैं वो 3 सब्जेक्ट इसके, 2 सब्जेक्ट इसके, 2 सब्जेक्ट इसके, 2 सब्जेक्ट इसके, इस स्ट्रैटेजी को एंडोर्स नहीं करता। तो अभी आपको फाइनल कर लेना चाहिए। सर बट बोथ ग्रुप नहीं देंगे तो रैंक कैसे आएगा? सिंगल ग्रुप में तो रैंक आएगा नहीं, हमको रैंक लाना है। देखो सोचते सब है, आते सिर्फ 50 जन का रैंक है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो ख्याली पुलाव की जिंदगी में जी रहे हो, जिसको ऐसा लगता है कि रैंक बस एग्जाम देने से आ जाता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी प्रिपरेशन बहुत टॉप नॉच चाहिए। आपको सीरियस होना पड़ता है, फोकस्ड होना पड़ता है, आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो सब बच्चे अगर यही सोचेंगे कि मुझे रैंक लाना है और मैं दोनों ग्रुप एक साथ दूंगा, तो मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है मे एग्जाम्स में आप ना दो तो 100 बच्चे 200 बच्चे आप लोग डेफर करो। जब आप फाइनल रिजल्ट देखोगे ना, 200 में 3 बच्चों का रैंक आएगा, 70-80 बच्चे सिर्फ पास होंगे या उतने भी पास ना हो शायद, और बाद बाकी सारे लटक जाएंगे, उनको वापस नेक्स्ट टर्म देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों की ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है, जितना टाइम हमें ज्यादा मिलता है हम उतना इनएफिशिएंट परफॉर्म करते हैं, और जितना कम टाइम हमारे पास रहता है हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कुछ भी अच्छा करने के लिए। तो प्लीज ये सब चीजों में ना जाए। अगर आपका एक ग्रुप प्रिपेयर है तो मे में एक ग्रुप दे, दोनों ग्रुप प्रिपेयर्ड है तो दोनों ग्रुप दे। एग्जाम स्किप ना करे, ये टाइम बहुत प्रेशियस है, इसको खराब ना होने दे। इसके बाद नॉर्मली ये बातें सब टीचर लास्ट में करते हैं, बट मैं आपको ये बात अब लास्ट 2 महीने के लिए सबसे पहले बोलूंगा। प्लान योर मॉक टेस्ट्स। अगर आप मॉक टेस्ट देकर एग्जाम देने जाओगे इंटर का, आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, और बिना मॉक टेस्ट देके अगर एग्जाम जाओगे, जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं बात कर रहा था 2 महीने में हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, जहां पे हमें इंप्रूवमेंट्स करना है। इंप्रूवमेंट्स का पता तभी चल पाएगा कि इंप्रूवमेंट कहां करना है, जब आपको यह पता हो कि आप लैग कहां कर रहे हो, और आप लैग कहां कर रहे हो वो यहीं से पता चलेगा जब आप अपने मॉक टेस्ट अपीयर करोगे। मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मार्च के महीने में एक मॉक टेस्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कम से कम देना चाहिए। एक मॉक टेस्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर आप थ्योरी भी इंकॉर्पोरेट कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, लॉ और ऑडिट भी। नहीं तो 4 जो अपने सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंट, जीटी, आईडीटी, कॉस्ट, एफएमएसएम, इनके तो एक एक टेस्ट आपको लगा ही लेने चाहिए। और अप्रैल के महीने में 1 फॉर ऑल 6 सब्जेक्ट, एक मॉक टेस्ट फॉर ऑल 6 सब्जेक्ट आपको अप्रैल में लगा लेना चाहिए। सर नवीन क्लासेस क्या मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है? सर हम मॉक टेस्ट कहां से दे? सर इंस्टीट्यूट वाला मॉक टेस्ट पेपर जब हम देखते हैं ना, तो सर हमें बहुत इजी लगता है, हम करने बैठते हैं एक बार में बन जाता है। सर हम चाहते हैं हमें इंस्टीट्यूट लेवल का पेपर मिले, जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट पीवाईक्यू में पूछेगा। हम लोग नवीन क्लासेस में मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जो हमारे मार्च के मॉक टेस्ट की सीरीज होती है, मार्च के मॉक टेस्ट की सीरीज वो फ्री होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो जो नवीन क्लासेस में पढ़ते हो, आप ये मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हो, फ्री में दे सकते हो। सेंटर पर भी कंडक्ट करते हैं हम लोग, होम पर भी कंडक्ट करते हैं, तो आप ये टेस्ट दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये टेस्ट जो होगा, इस बार की डेट्स में अनाउंस कर रहा हूं। 11th को एडवांस अकाउंट्स, 15th को कॉस्ट, 19th को एफएमएसएम, 24th को टैक्स। मैं टैक्स थोड़ा पीछे रख रहा हूं। टैक्स पीछे इसलिए रख रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को इस पेपर में थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, एंड बच्चे ऑलवेज मेरे को डिमांड करते हैं कि सर टैक्स के पेपर में थोड़ा टाइम और दीजिए। तो मैं 11th को एडवांस अकाउंट, 15th को कॉस्ट, 19th को एफएमएसएम एंड 24th को टैक्स का पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जो मॉक टेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप एक नवीन क्लासेस के स्टूडेंट नहीं भी हो, तो इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म लिंक दिया हुआ है, वो गूगल फॉर्म आप भर दीजिए। वो गूगल फॉर्म अगर आप भरेंगे तो यू विल बी एलिजिबल फॉर दीज टेस्ट, और आपको आपके मेल आईडी पे पेपर आ जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर क्या ये पेपर चेक करके मिलेगा? आंसर इज ये पेपर जो मेरे नवीन क्लासेस के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है उनको तो पूरा चेक करके हम देते हैं, बट बाद बाकी सारे बच्चों के लिए पेपर आपको मिलेगा। आपको सजेस्टेड आंसर भी हम प्रोवाइड करेंगे, आप उस पेपर को अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री है, सजेस्टेड आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बट चेक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, और मतलब जितनी बड़ी टीम है उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सब बच्चों को कैटर कर सके एंड फटाफट आपको बता सके कि आपने क्या स्कोर किया है। नॉर्मली बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि 7 दिन के अंदर उसको अपना पता चल जाए पेपर में क्या हुआ, ताकि वो आगे की प्रिपरेशन कर सके। 7 डेज के शॉर्ट पीरियड में सबकी कॉपी चेक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो नवीन क्लासेस के रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके लिए तो कॉपीज चेक करके प्रोवाइड की जाएगी, बट जो दूसरे स्टूडेंट है जिन्होंने नवीन क्लासेस में रजिस्टर नहीं कर रखा है, उन बच्चों को टेस्ट पेपर भी हम देंगे, सजेस्टेड आंसर भी हम देंगे, सो दैट आप अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सको।
जो हमारी अप्रैल की टेस्ट सीरीज होती है वो सभी बच्चों के लिए पेड होती है। यहां पर हम आपको क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट्स वगैरह सब कुछ देते हैं। अगर आप सेंटर पे आ रहे हो, अगर आप घर पे जा रहे हो तो क्वेश्चन पेपर वगैरह दिया जाता है। टेस्ट खत्म होने के बाद आपकी कॉपीज कलेक्ट की जाती है। अगर आप घर से दे रहे हो तो आपकी कॉपी आपको मेल करनी पड़ती है। ये टेस्ट पूरा चेक करके आपको दिया जाता है एंड आपको बताया जाता है कहां आपको इंप्रूवमेंट करना है। ये जो टेस्ट होता है ये सारे ही बच्चों के लिए पेड है, चाहे नवीन क्लासेस के स्टूडेंट हो चाहे नवीन क्लासेस के स्टूडेंट ना हो। तो ये टेस्ट सबके लिए पेड है जो naveenclasses.com पे हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आते हैं। और ये टेस्ट एकदम सेम एग्जाम डेट्स पर होगा जो मे की आपकी एग्जाम डेट्स इंस्टीट्यूट ने निकाली है। तो जिस तरीके से इंस्टीट्यूट जिस जिस दिन पर मई में जो एग्जाम लेगा, अप्रैल में पूरा आप एक मॉक ड्रिल करोगे और उसी दिन सेम एग्जाम दोगे। ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है ये आप सीखोगे। यहां पर एक इन्विजिलेशन एनवायरनमेंट में आपको टेस्ट देने मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि भैया हमें किस तरीके से टेस्ट वगैरह में अपीयर करना चाहिए। तो सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी जब आप मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करोगे। तो मार्च में सारे बच्चों को सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। अप्रैल में सारे सब्जेक्ट्स का एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए सो दैट आप अच्छी तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सको। थर्ड, थ्योरी सब्जेक्ट को सर कैसे प्रिपेयर करें? सर हमारी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा हिंड्रेंस है थ्योरी सब्जेक्ट। सर थ्योरी सब्जेक्ट हमने सर से पढ़ा है, टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, बट सर जब रिवीजन की बात आती है ना सर, एक प्रॉब्लम हो जाता है, कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, रिटन प्रैक्टिस कितना करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और सर हम लोग क्या है ना सर, पढ़ते हैं, पूरा सेल्फ स्टडी कर लिया, समझ लिया, 7 दिन बाद खोल के देख रहे हैं हम लोग को कुछ याद नहीं आ रहा है। तो सर इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें? देखिए, अभी तक जहां हम लोग खड़े हैं, अगर आप दोनों ग्रुप का प्लान कर रहे हैं तो आपका ग्रुप 1 अभी तक रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा, ग्रुप 2 आपका रिवीजन बाकी है। तो मैं उसी तरीके से बता रहा हूं। अगर किसी का ग्रुप 1 का लॉ का रिवीजन बाकी है तो आप इसी तरीके से शेड्यूल कर लो जैसे मैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, आपका काम हो जाएगा। आपको थ्योरी सब्जेक्ट के लिए ना सबसे अच्छा अप्रोच होता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप स्लो बट स्टडी तरीके से रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली थ्योरी सब्जेक्ट को देखते रहेंगे तो धीरे 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 उस सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, वर्ड्स है, जार्गन्स है, वो आपको समझ में आने लगेंगे एंड दैट विल हेल्प यू टू हैव अ गुड होल्ड ऑन दी सब्जेक्ट। तो अगर आप नॉर्मली थ्योरी सब्जेक्ट को बच्चे क्या करते हैं, सर हम 10 दिन पढ़ेंगे, 6 से 7 घंटा हर दिन पढ़ेंगे, 60 आवर्स देंगे, मेरा ऑडिट का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं ऐसे मत करो। 60 आवर्स देना है, 70 आवर्स देना है, बट एक बार में 10 दिन में नहीं। हम ऑडिट हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले 2 घंटे ऑडिट का रिवीजन करेंगे। एक ऐसे या 2 ऐसे, या एक चैप्टर में लेके बैठा, उसका मैंने प्रॉपरली 2 घंटे में अच्छा सा रिवीजन किया। फिर नेक्स्ट डे वापस मैं सुबह 2 घंटे लेके बैठूंगा। हर दिन मैं सुबह 2 घंटे, पूरे के पूरे मार्च महीने में 31 डेज यानी 62 आवर्स आई विल डिवोट टू ऑडिट, और हर दिन मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। जब आप रेगुलर बेसिस पे ऑडिट के सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करोगे, छोटे छोटे टाइम पीरियड जो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होते हैं वो पढ़ना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट पर कंट्रोल आने लग जाएगा। तो ये 2 घंटे आपको डेली ऑडिट को देना चाहिए। एसएम को आपको 1 घंटा डेली देना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 31 डेज। एसएम एज कंपेयर टू ऑडिट थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है, तो एसएम को अगर आप 1 घंटा डेली देते हो, ऑडिट को 2 घंटे डेली देते हो, तो ग्रुप 2 का जो आपका थ्योरी प्रॉब्लम है ना, थ्योरी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम, वो यहां पर सॉल्व हो जाएगा। सर रिटन प्रैक्टिस करना है कि नहीं? देखो, जब आप पहली बार सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो ना, तो रिटन प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान मत दो। पहले एक बार सब्जेक्ट को पढ़ के समझने की कोशिश करो कि हमको सारी चीजें पता है कि नहीं। क्योंकि रिटन प्रैक्टिस के लिए क्या होता है ना, आपको सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास आंसर ही नहीं है, तो आप उसको फ्रेम कैसे करोगे, आप उसको लिखोगे कैसे? इसीलिए मार्च के महीने में आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं ऑडिट और एसएम सब्जेक्ट को रिवीजन में डालूंगा। ऑडिट हर दिन सुबह उठकर 2 घंटा, एसएम हर दिन 1 घंटा, ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर मुझे लगेगा मैं थोड़ा स्लो हूं, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, तो इस 2 घंटे को 2.5 घंटे 3 घंटे कर सकता हूं, 1 घंटे को 1.5 घंटे 2 घंटे कर सकता हूं, बट रेगुलर बेसिस पे मैं ऑडिट और एसएम पढ़ूंगा। और एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैं यूज करता था जब मैं स्टूडेंट था। मैंने ऑडिट सुबह 2 घंटा पढ़ लिया। अब रात को सोते समय मैंने आज जो सुबह ऑडिट में पढ़ा था, एक एक पॉइंट में रिकैप करूंगा। यार इसमें ये था, इसमें ये 4 पॉइंट थे, ये था, ये था, ये था, ये था, इस टॉपिक में मैंने पढ़ा था, ये चीज थी, इसमें 5 पॉइंट थे। अगर आपको पॉइंट सारे याद आ रहे हैं, मतलब जो आपने पढ़ा वो दिमाग में धीरे धीरे रजिस्टर हो गया है। अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो एक बार बुक वापस खोलिए, एक बार वापस देखिए कि भाई क्या पॉइंट था। देखिए धीरे 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 आपको ये याद होना भी शुरू हो जाएगा।
तो ऑडिट और एसएम आपको अब डेली अपने रिवीजन में डाल देना चाहिए। मार्च मंथ हम पूरा का पूरा देंगे क्या चीज में, इसके रिवीजन में, एंड अप्रैल मंथ हम पूरा का पूरा देंगे इसकी राइटिंग प्रैक्टिस को कवर करने के लिए। तो मार्च महीने में रिवीजन शेड्यूल करना है, अप्रैल महीने में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, हम दोनों से एकदम ऑडिट के लिए एसएम के लिए कवर हो जाएंगे। जब आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे ना, तब अपने आप एक रिवीजन होता रहेगा। आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो अपने आप आपका सब्जेक्ट का रिवीजन होते रहेगा। तो हम यहां से लेकर अप्रैल एंड तक डेली बेसिस पे हम ऑडिट और एसएम पढ़ेंगे, बट पहले हम स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम रिटर्न प्रैक्टिस में जाएंगे। क्योंकि लॉ और आईडीटी अब आपका एक बार रिवीजन हो गया होगा, अब आपको इसकी रिटर्न प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। दिन में 2 क्वेश्चन में लॉ के लिखूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन में आईडीटी के प्रैक्टिस करूंगा। 2 क्वेश्चन लॉ के लिखोगे और 2 से 3 क्वेश्चन आईडीटी के करोगे ना, तो 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट आपको लगेगा और आपकी ये रिटर्न प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे क्या होगा फायदा, जो आपने आईडीटी और लॉ अभी कंप्लीट किया है, से फॉर एग्जांपल फरवरी के मंथ में, वो आपको वापस एक बार गो थ्रू करने का मौका मिलेगा। तो उस सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और ऑडिट और एसएम की आपकी प्रिपरेशन चालू हो जाएगी। सर मान लीजिए मैं सिर्फ ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो सेम जो मैंने ऑडिट एसएम के लिए आपको बताया वो आईडीटी और लॉ के लिए लगा दीजिए। लॉ को 2 घंटा डेली एंड आईडीटी को 2 घंटा डेली। अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हो तो 2 घंटा डेली लॉ, 2 घंटा डेली आईडीटी। स्टार्ट करना उन पोर्शन से जो आपके वीकर है, ताकि पहले पहले आप एफिशिएंट मैनर में वो डिफिकल्ट सेक्शंस को कवर कर सको, डिफिकल्ट पोर्शंस को कवर कर सको। इस 2 घंटे में मैं आपको बोलूंगा थोड़ी रिटन प्रैक्टिस आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, क्योंकि अभी तक आपका एक रिवीजन हो गया होगा। थोड़ी रिटन प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट कर देना। लॉ का मैं एक क्वेश्चन डेली रिटन प्रैक्टिस करूंगा, आईडीटी का मैं एक क्वेश्चन डेली रिटन प्रैक्टिस करूंगा। कौन सा क्वेश्चन, जो चैप्टर्स मेरे कवर हो गए उनका क्वेश्चन। तो नया नया चैप्टर रिवीजन करूंगा, पुराने चैप्टर का रिटन प्रैक्टिस करते रहूंगा, मेरा सब्जेक्ट कंसोलिडेटेड रहेगा। तो अगर कोई दोनों ग्रुप के लिए जा रहा है, उसको अब टाइम देना चाहिए ऑडिट और एसएम के रिवीजन में, और लॉ और आईडीटी को रिटर्न प्रैक्टिस में ले जाना चाहिए। अगर सिर्फ कोई सिंगल ग्रुप दे रहा है, ग्रुप 1 दे रहा है, तो उसको लॉ और आईडीटी 2-2 घंटे रोज पढ़ने हैं विथ रिटर्न प्रैक्टिस ऑफ हाफ एन आवर, जहां पे 1 से 2 क्वेश्चन वो लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर दिन में आप 12 घंटे की पढ़ाई का टारगेट बनाते हो, तो 4 से 5 घंटे आपको थ्योरी पेपर के लिए देने चाहिए और रिमेनिंग टाइम आपको बचे हुए प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए देने चाहिए। प्रैक्टिकल पेपर में थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि क्वेश्चन बनाने में जो टाइमिंग लगता है, एक क्वेश्चन आपने अकाउंट्स का उठाया, बड़ा क्वेश्चन, तो 30 मिनट 35 मिनट लग जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल पेपर्स में टाइम ज्यादा लगता है, बट थ्योरी को नेग्लेक्ट करना इज नॉट गुड। 5 घंटे थ्योरी रेगुलर बेसिस पे हम कवर करेंगे और 7 घंटे हमारा बैलेंस प्रैक्टिकल चलते रहेगा। थ्योरी पेपर को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिकल पेपर्स की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल पेपर्स में अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, एडवांस अकाउंट्स डीटी, तो मेरे हिसाब से अभी तक आपका एक सेल्फ स्टडी हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा। कुछ बहुत थोड़े बहुत टॉपिक्स बाकी होंगे, दैट इज ओके, बट मेजॉरिटी आपने कर लिया होगा। अभी आपको क्या करना चाहिए, मार्च के महीने में हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में से आपको अपना क्या करना चाहिए, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर मान लो आपका कॉस्ट का बाकी है रिवीजन, एफएमएसएम का बाकी, एफएम का बाकी है, तो आप कॉस्ट और एफएम का रिवीजन कंटिन्यू करो कि आप 15 दिन कॉस्ट को दिए, 15 दिन एफएम को दिए, 4-4 घंटे डेली बेसिस में कॉस्ट और एफएम करूंगा। बाद बाकी जो एडवांस अकाउंट्स और डीटी आपने कर लिया, आप उनके वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर लो। वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर लो, या वो एरियाज जो अभी भी आपके थोड़े बहुत बाकी है, जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल हो सकता है डीटी में किसी का टीडीएस बाकी है, तो बच्चे आप क्या कर सकते हो कि दिन में जो बचा हुआ 3 घंटा है, कॉस्ट एफएम को देने के बाद जो बचा हुआ 2-3 घंटा है, मैं टीडीएस को टाइम डिवोट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एडवांस अकाउंट्स का 1-2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते रहूंगा और टीडीएस को 2 घंटा देके टीडीएस का रिवीजन जो करना है वो रिवीजन शुरू करूंगा। तो इससे देख क्या होगा, आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स कवर कर पाओगे, कुछ सब्जेक्ट रिवीजन, कुछ सब्जेक्ट रिटन प्रैक्टिस, जिससे क्या होगा, एक आपको जो एग्जाम देना है ना 2 महीने बाद, उसमें आपके सारे सब्जेक्ट एक एक करके कवर होते चले जाएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, दिन भर में ऑडिट का रिवीजन कर रहा हूं, थोड़े टाइम के लिए एसएम का रिवीजन कर रहा हूं। सर ऐसे नहीं कर सकते, पहले ऑडिट कर लेते हैं, एसएम बाद में देखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को बाद के लिए छोड़ना और उसकी वापस रिवीजन ना कर पाने के कारण ना एग्जाम में बहुत हर्ट होते हैं। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हो सकता है हमने कवर ही नहीं किए, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम दिया इस सब्जेक्ट के रिवीजन को। तो इसीलिए आपको सारे सब्जेक्ट लेकर एक साथ चलने चाहिए। कुछ सब्जेक्ट आपके रिवीजन मोड में रहेंगे और कुछ सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिस मोड में रहेंगे। जैसे अगर आपका एडवांस अकाउंट्स एक बार रिवीजन हो चुका है, तो इसकी प्रैक्टिस मत छोड़ो, आधी घंटा मैं एडवांस अकाउंट्स रेगुलर प्रैक्टिस करूंगा। बड़ा क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन बनाऊंगा, छोटे क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन बनाऊंगा, एएस और चैप्टर्स का प्रैक्टिस मिलाकर करूंगा। अगर आप ये करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका एडवांस अकाउंट्स और स्ट्रांग होते चला जाएगा।
अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो मेरे कोई भी मैराथन में जाइए, जो रिसेंट मैराथन मैंने लिए हैं उनके वीडियो के नीचे आपको क्वेश्चनर की लिंक मिल जाएगी, वो क्वेश्चनर डाउनलोड कर लीजिए, वो क्वेश्चनर डाउनलोड करके उस क्वेश्चनर से प्रैक्टिस कीजिए, वो बेस्ट क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से करने से आप एक डेली बेसिस पे लॉन्ग आवर्स पढ़ पाओगे कि कुछ सब्जेक्ट मेरा रिवीजन चल रहा है, कुछ सब्जेक्ट मेरा प्रैक्टिस चल रहा है, तो ओवरऑल मेरा एक अच्छा पूरा का पूरा पेस चल रहा है पढ़ाई का। आइडेंटिफाई करो वीक एरियाज हर पेपर में एंड गिव देम टाइम ओवर द मंथ ऑफ मार्च। अभी आपको क्या करना चाहिए, मान लो आपने आइडेंटिफाई किया कि यार डायरेक्ट टैक्स में मेरा टीडीएस, डायरेक्ट टैक्स में मेरा डिडक्शन और डायरेक्ट टैक्स में मेरा पीजीपी में ना थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं मार्च के महीने में थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे मेरे को लग रहा है टीडीएस में हर दिन 2 घंटा करूंगा तो 7 दिन में हो जाएगा, डिडक्शन में हर दिन 2 घंटा करूंगा तो 7 दिन में हो जाएगा, पीजीपीपी हर दिन 2 घंटा करूंगा तो 5 दिन में हो जाएगा। ऐसे करके फॉर द नेक्स्ट 14-15 डेज आपने अपना टैक्स का वीक एरियाज को टाइम देने का पूरा ठान लिया है। फिर डायरेक्ट टैक्स खत्म हो गया तो एडवांस टैक्स का जो वीक एरियाज है और एडवांस अकाउंट्स का जो वीक एरियाज है उनको हम उठाएंगे और ऐसे ही 2-2 घंटा एवरीडे देंगे, ताकि मार्च में जो मेरे सब्जेक्ट्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, कोई भी वीक एरिया अप्रैल में ना बचे। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको कंटिन्यू रिटन प्रैक्टिस आप करते रहे, उनको छोड़े नहीं। अगर मान लो आपको लगता है एडवांस अकाउंट्स में मेरे को बाईबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती है, आप इनको नेग्लेक्ट मत कीजिए। आप क्या कीजिए, आज एक कैश फ्लो का क्वेश्चन बना लिया, कल एक बाईबैक का क्वेश्चन बना लिया, इंस्टीट्यूट ने अपनी आरटीपी भी रिलीज कर दी है तो आरटीपी में हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन होता है, आज एक कैश फ्लो कर लिया, कल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, परसों एक अमलगमेशन रेडी कर लिया। ऐसे करके आपने 7 दिन 8 दिन में एक एक क्वेश्चन कर करके अपनी आरटीपी में 26 की कंप्लीट कर ली। ऐसे करने से कवरेज भी बहुत अच्छी होती है और आपका सब्जेक्ट पर कंट्रोल भी नहीं छूटता है, तो ये रिवीजन टेक्निक आपको यूज करनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल पेपर्स में मेरा मेजॉरिटी ग्रुप 1 का प्रैक्टिकल पेपर्स अभी तक रिवाइज हो गया होगा, ग्रुप 2 कॉस्ट एफएम में लेके बैठा हूं तो कॉस्ट एफएम मेरा चलता रहेगा, बट ग्रुप 1 के प्रैक्टिकल पेपर्स में जो मेरे वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करके मैं उनको अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा टाइम देके कंप्लीट करूंगा। मार्च का महीना आप क्या कर सकते हो, रिवीजन विद इंप्रूवमेंट, जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनका इंप्रूवमेंट, जो सब्जेक्ट अभी कर रहे हैं उनका रिवीजन। अप्रैल मंथ में ओनली इंप्रूवमेंट, वहां पे रिवीजन का स्कोप नहीं है, वहां पे सब कुछ एक बार रिवाइज हो चुका है, मॉक टेस्ट देके पता करो क्या वीक एरियाज है और उन पर इंप्रूवमेंट करने का काम करो। ओवरऑल डेली रूटीन एक बच्चे की क्या होनी चाहिए, अब लास्ट 2 महीने में 12 घंटे का स्टडी बच्चे आपको करना है, 12 आवर्स का स्टडी ऑन ए डेली बेसिस। सर घंटे क्या मैटर करते हैं, सर एफिशिएंसी मैटर करता है, ये 12 घंटे की एफिशिएंट बोल रहा हूं मैं, 6-7 घंटे की एफिशिएंट स्टडी से सीए इंटर नहीं निकलेगा, सीए इंटर को टाइम चाहिए, क्यों, आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है, कवरेज बढ़ानी है, द मोर यू कवर द मोर यू गेट बेटर, द मोर चांसेस की आपको देखे हुए क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। वो प्रैक्टिस करने के लिए मिनिमम ये टाइम आपको देना है। अगर कोई क्लास बाकी है किसी बच्चे की तो 2 से 3 घंटे क्लास में आप दे सकते हो, देखो बट मेरे हिसाब से अभी मई के लिए कोई क्लास बाकी होनी नहीं चाहिए, अगर आपकी बाकी है तो 2 से 3 घंटे, मतलब एक क्लास रेगुलर बेसिस पे, और आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि मेरे को दोनों ग्रुप में जाना है कि एक ग्रुप में। अगर आपको लगता है बहुत क्लासेस बाकी है एक ग्रुप की तो आप उसको छोड़ के मई के लिए एक ही ग्रुप का प्रिपेयर करो और क्लासेस का झंझट छोड़ो, रिविजन पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। थ्योरी पर आप 4 से 5 घंटे इन्वेस्ट करोगे, प्रैक्टिकल पे आप 5 से 6 घंटे, एक सब्जेक्ट आपका चलेगा रिवीजन और रिमेनिंग सब्जेक्ट आपके चलेंगे प्रैक्टिस। अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस को कंबाइन करके पढ़ाई करते हो तो आप 12 घंटे आराम से अचीव कर पाओगे। मैं सुबह उठा, ऑडिट 2 घंटा रिवीजन किया, ब्रेक लिया आधी घंटे का, फिर 1 घंटा मैंने एडवांस अकाउंट्स प्रैक्टिस कर लिया, 1 घंटा मैंने से फॉर एग्जांपल थोड़ा कॉस्ट प्रैक्टिस कर लिया, फिर आधी घंटा का ब्रेक लेके मैंने 2 घंटा से फॉर एग्जांपल एफएम पढ़ लिया, फिर आधी घंटे का ब्रेक लेके मैंने थोड़ा सा डीटी प्रैक्टिस कर लिया, एफएम प्रैक्टिस कर लिया। अगर आप प्रैक्टिस और रिवीजन को मिला मिला के करोगे ना तो देखोगे आप 12 घंटा आपका कब आराम से पढ़ाई हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो 2 घंटे का रिवीजन, 1 घंटे का 1.5 घंटे का प्रैक्टिस, फिर 2 घंटे का रिवीजन, 1-1.5 घंटे का प्रैक्टिस, ऐसा टाइम हमको बांट के अपना डे में पूरी पढ़ाई करनी है। ये हम कर पाएंगे तो वी विल बी एबल टू इजीली अचीव द टारगेट वी वांट टू। तो क्लासेस जितनी जल्दी हो सके आप कंप्लीट करें, इनको टाने नहीं, जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करें। अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हो, लॉ टैक्स आपका हो चुका है, एडवांस अकाउंट चल रहा है या एडवांस अकाउंट्स लॉ हो चुका है, टैक्स चल रहा है, तो भी मैं बोलूंगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवांस अकाउंट्स लॉ का रिवीजन पेस अप कर दो और जो एक ग्रुप वो क्लास चल रहा है वो रोज एक एक करके 10-12 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो, मैक्सिमम 15 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो।
फिर हम लोग उस सब्जेक्ट के रिवीजन में चले जाएंगे और एडवांस अकाउंट्स लॉ का मेरा प्रैक्टिस होते चला जाएगा। थ्योरी में दिन में 4 घंटे, प्रैक्टिकल में 5 से 6 घंटे, और ये आपका पूरा का पूरा पढ़ाई करने का तरीका होना चाहिए। ये लास्ट 2 महीने आर डिसाइडर। जिस बच्चे ने इन 2 महीनों में मेहनत कर ली, कवरेज कर ली, जो जहां जहां वो वीक है उसको इंप्रूव कर लिया, तो उस बच्चे के रिजल्ट पे सक्सेसफुल आना कोई रोक ही नहीं सकता है। और जो बच्चा इंप्रूवमेंट्स में नहीं गया, वो बच्चा एक बेसिक रिजल्ट लेके ही आगे बढ़ पाएगा। तो प्लीज आप अपनी प्रिपरेशन चालू कीजिए, मॉक टेस्ट को मिस मत कीजिएगा, गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा, गूगल फॉर्म भरेंगे तभी आपके पास मॉक टेस्ट पेपर मेल में जाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। जो नवीन क्लासेस के स्टूडेंट है, नवीन क्लासेस के स्टूडेंट को टेलीग्राम ग्रुप पे सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। और अगर आपको लगता है आप उसके साथ साथ गूगल फॉर्म भी भर दे ताकि आपको मेल पे भी मिल जाए, तो आप वो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। प्लीज ये इस तरीके से आप चालू कीजिए, एंड आई एम श्योर you will be able to pass May 26 with fly colors. My best wishes are with you. एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी एडवांस अकाउंट्स का शुरू हो गया। किसी को बहुत इशू हो तो वो एडवांस अकाउंट्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच शुरू कर सकता है। अगर आपको फ्री में रिवीजन करना है तो मेरे रिसेंट टर्म्स के मैराथन है। मैंने लास्ट टर्म में पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस मैराथन करवाया था। उससे पहले टर्म में मैंने चैप्टर्स का मैराथन कराया था। आप वो जरूर 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 रेफर करें। मैं एक लिंक ट्री की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें सारे मेरे रिवीजन वीडियोस एक जगह पर है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा एंड आपको प्रिपरेशन पे 4 चांद लगा देगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।